हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में आपने पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मानचित्र क्या है और कैसे इसका उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। बच्चों, मानचित्र को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ। बच्चों, मैंने यहाँ एक बॉक्स बनाया है। ये इस बॉक्स में मैं आपसे दो सवाल बताऊंगा, दो सवाल करूंगा और आपसे कुछ आंसर जानने की कोशिश करूंगा। बच्चों, आप जब मार्केट में जाते हो तो आपने बोला शॉपकीपर को कि अंकल जी मुझे भारत का मैप दे दीजिए, या भैया मुझे भारत का मैप दे दीजिए। तो भैया जी आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपको मैप कौन सा वाला चाहिए, भारत का राजनीतिक नक्शा चाहिए या भौतिक नक्शा चाहिए। आखिर ये नक्शा करते क्यों है, नक्शा होता क्या है? तो बच्चों, नक्शे का सीधा सा मतलब ये है किसी सॉरी बच्चों, गले में थोड़ा खराशी हो गई थी। बच्चों, नक्शे का सीधा सा मतलब ये है, जब कभी आप मार्केट जाते हो या कहीं जाते हो, कहीं आपको जाना है या आपको अपनी पृथ्वी पर किसी जगह की लोकेशन पता करनी है, लोकेशन पता करनी, तो इतने बड़े ग्लोब पर आप आसानी से लोकेशन पता नहीं कर सकते। आप लोकेशन ढूंढ तो सकते हो, पर आपसे पूछे इस जगह का भौतिक मैप क्या होगा, या यहाँ पर कौन से पर्वत पाए जाते हैं, या यहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, या यहाँ पर कौन से झील है, कौन से ये किस महासागर में, ये किस महाद्वीप में, आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सवालों का जवाब आप कैसे देते हैं? आपको जानकारी होनी चाहिए कि नक्शा क्या होता है, ये नक्शे का उपयोग करते कैसे, आखिर मानचित्र करता क्या है। मानचित्र न केवल आपकी पृथ्वी पर किसी देश की लोकेशन, बल्कि उस देश में राज्य, उस देश के जिला, उस देश के गांव, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने लेक्चर पर चलते हैं। नक्शे में बच्चों मानचित्र का मतलब क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया रेखा चित्र। क्या खींचा गया रेखा चित्र? कैसे? जब आप मैप लेने जाते हो तो मैप कुछ इस टाइप से ही तो मिलता है आपको, ये चौकोर सा बॉक्स बनाकर, और यहाँ पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची होती हैं जिनके माध्यम से आप पता करते हो ये कौन सा महाद्वीप है। ठीक है, और इस हिसाब से आपको एक तो संसार का मैप मिलता है और दूसरा जो जिस देश में आप रह रहे हो उसका मैप मिलता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो मैप आपको दो तीन तरीका के मिलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सा वाला मैप चाहिए, आप संसार का मैप लेने जा रहे हो, या आप अपने इंडिया का मैप लेने जा रहे हो, या आप जिस देश में रहते हो उसका मैप लेने जा रहे हो। उस मैप के आधार पर और उसके अलावा आपसे यह पूछा जाता है आपको उस देश का भौगोलिक मैप चाहिए या राजनैतिक मैप चाहिए। तो मैप की परिभाषा समझ में आ गई बच्चों? चलिए, वैसे ही जब हम कई सारे मैप को इकट्ठा कर लें, मान लीजिए हम उस जगह की राजनीतिक मैप को, भौगोलिक मैप को जब हम एक किताब के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसी किताब को हम बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। एटलस विभिन्न प्रकार के और अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है और मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी देता है। मतलब हम ग्लोब पर ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाते हैं, तो उस बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है? मानचित्रों के आधार पर। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनका कुछ वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहला प्रकार है भौगोलिक मानचित्र। क्या? भौगोलिक मानचित्र। भौगोलिक मानचित्र क्या होता है बच्चों? इसके बारे में समझ लीजिए बच्चों। भौगोलिक मानचित्र का मतलब हो गया पृथ्वी के ऊपर, मान लीजिए आप भारत का नक्शा लेकर आए और भारत के नक्शे में आपको पता है उत्तर में क्या है? हिमालय। तो आपको उत्तर में पर्वत खड़े दिखाई देंगे। राजस्थान साइड में क्या है? रेगिस्तानी भाग। तो यहाँ हल्का सा रेगिस्तानी भाग दिखाया जाएगा और उत्तर भारत के मैदान दिखाए जाएंगे। यहाँ पर पूर्वोत्तर साइड में आपको पहाड़ियाँ और कुछ नदियों के नाम बताए जाएंगे, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है। उत्तर भारत में आपको नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गंडक रिवर, कोशी रिवर, ये कई सारी नदियाँ मिलती हैं। वहीं अगर आपको दक्षिण भारत की बात करूँ तो यहाँ दक्षिण भारत में एक साइड तो आपका पश्चिमी घाट है और एक साइड पूर्वी घाट है। तो इनको नक्शे पर दर्शाया जाएगा और बाकायदा नक्शे पर आपकी भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इन सब के बारे में वर्णित किया जाए। न केवल मैं भारत की बात करूँ बट ऑल्सो विश्व का अगर हम मैप लेने जाते हैं, संसार का मैप लेने जाते हैं, तो उसमें भी यही चीज़ें दिखाई जाती है बच्चों। भौगोलिक मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली सभी चीज़ें, चाहे वो महासागर हो, चाहे वो महाद्वीप हो, चाहे द्वीप हो, चाहे प्रायद्वीप हो, इन सबको दर्शाया जाता है बच्चों। क्लियर है बच्चों? ठीक है।
अगर मैं दूसरे नक्शे की बात करूं, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र का मतलब है जब हम किसी राजनीतिक मानचित्र की बात करते हैं बच्चों, तो मानचित्र पर उसकी भौगोलिक अवस्था ना दिखाकर उस जगह की भौगोलिक अवस्था ना दिखाकर हम उस जगह में पाए जाने वाले देशों के नाम, गांवों के नाम, जिलों के नाम, शहरों के नाम लिखते हैं। ये सभी क्या हो गए? राजनीतिक नक्शा। जैसे कि आपके भारत में आपके उत्तरी दिशा में कौन सी चीज होती है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। कुछ इस टाइप से नक्शा दिखाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बच्चों मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए बच्चों, ये इस टाइप के बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस तरीका के मैप को राजनीतिक मैप। क्या बोलते हैं बच्चों? राजनीतिक मैप। एक सेकंड बच्चों, मैं इसको क्लियर कर दूं। ये देखिए बच्चों, ये राजनीतिक मैप, जिसमें हमें शहरों के नाम पता है। क्या? शहरों के नाम पता है। ये है राजनीतिक मैप या पॉलिटिकल मैप। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं हम फिजिकल मैप की। भौतिक मैप। भौतिक मैप कैसा होता है? देखिए बच्चों, इसे हम बोलते हैं भौतिक मैप, जहां हमें शहरों के नाम तो लिखे, लेकिन हमें उस जगह के पाई जाने वाली नदियां या उस जगह पाई जाने वाली वनस्पति कैसी होती है उसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा बच्चों जब आप नक्शा पढ़ेंगे तो ये तो हो गया आपका फिजिकल मैप। बच्चों तीसरा प्रकार होता है थीमेटिक। कौन सा? थीमेटिक। अगर थीमेटिक का मतलब होता है किसी विशेष थीम के आधार पर। जैसे मैं थीम लिख रहा हूं, भारत में पाए जाने वाले मंदिर का मैप। ये देखिए बच्चों, ये नदियों का मैप देख रहे हैं आप। ये किसी थीम के आधार पर, किसी थीम के आधार पर, जैसे मैंने यहां नदियां ले ली, विशेष किसी विशेष चीज के आधार पर। अगर मैं बात करूं, ये सीमाओं को दर्शा रहा है। ये वाला मैप आपका सीमाओं को दर्शा रहा है। भारत का राजनीतिक मैप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, देश की राजधानी और देश की राज्य की राजधानी। ये वाला मैप थीमेटिक मैप है, लेकिन ये राजनीतिक नक्शा भी है, क्योंकि इसमें सीमाओं को दर्शाया गया। अगर मैं थीमेटिक की बात करूं तो सीमा, वरना ये कैसा मैप है? राजनीतिक मैप है। एक सेकंड बच्चों, मैं और उदाहरण ले रहा हूं आपको। देखिए, ये तीसरा मैप देखिए, जिसमें दिखाया गया है भारत में कौन कौन से बंदरगाह पाए गए। जैसे कि मुंबई है, नावा शेरवा है, मुर्मुगुआ है, न्यू मंगलौर है, कोच्चि है, चेन्नई है, तूतीकोरन है, कोरोमंडल है। ये तट, इस तट को बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। इस तट को बोलते हैं कांडला तट, या आपका इस कांडला तट का इसको बोलते हैं कांडला तट, या आप इसको बोल सकते हो क्या नाम है, रहने दीजिए बच्चों। ये वाला कांडला तट है। ये वाला आपको कांडला तट समझ में आ रहा है? ये कोलकाता वाला तट है, ये पारादीप है, और इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं उत्तरी नॉर्दर्न सरकार तट। इस तट को बोलते, देखिए बच्चों, बंदरगाह चीज अलग होती है, तट चीज अलग होती है। बंदरगाह का मतलब हो गया ऐसी जगह जहां पर शिप या आपके कार्गो शिप रुकते हैं, ठीक है। और तट का मतलब हो गया वो किनारा। क्या? किनारा। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? तो राजनीतिक मैप, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप, तीनों बच्चों क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। बच्चों अब हम बात करते हैं मानचित्र के घटकों की। मानचित्र में 3 विशेष घटक होते हैं। पहला है दिशा, दूरी और प्रतीक। चलिए इनको समझा देता हूं बच्चों। बच्चों आप कभी शहर से बाहर का नक्शा बनाएं। जैसे कि मान लीजिए मैं आगरा में रहता हूं, तो मुझे नक्शा बनाना है कि आगरा के बाहर का नक्शा बनाना है अब, या आगरा के अंदर का नक्शा बनाना है। अब आगरा एक बड़ा शहर है, एक महानगर है,
तो आगरा की जो सड़कें हैं, क्या मैं उसे अपने कागज़ पे उतार सकता हूँ? मान लो कोई सड़क 10 किलोमीटर लंबी है, कोई 5 किलोमीटर लंबी है, तो क्या मैं उसे इस तरीक़े से कागज़ पे उतार सकता हूँ? नहीं। तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम अपना एक स्केल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ एक स्केल लेता हूँ। स्केल का मतलब होता है एक पैमाना, एक चीज़, एक नंबर लेते हैं, एक चिन्ह चेंज करते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ स्केल। अब मैंने क्या किया, मैंने स्केल ले लिया। अब मैंने स्केल कौन सा लिया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब मैंने कागज पर मुझे कागज पर 1 किलोमीटर लंबी रेखा खींचनी है, तो 1 किलोमीटर लंबी रेखा को मैं किससे खींच सकता हूं, आपके 1 सेंटीमीटर से। किससे? 1 सेंटीमीटर के पैमाने से। क्लियर है बच्चों? जैसे कि मुझे इस बॉक्स में 1 किलोमीटर की रेखा खींचनी है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची और यहां लिख दिया मैंने 1 किलोमीटर। तो जब कभी हम बड़ी दूरियां तय करते हैं, तो और उसे अपने कागज पर उतारना चाहते, कागज पर लिखना चाहते, तो हम उस दूरी के लिए साइड में स्केल मान लेते हैं। स्केल की हेल्प से, यानी पैमाने की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना मानचित्र बना सकते हैं। न केवल मानचित्र, बल्कि हम ग्राफ पर भी हम अपना काम कर सकते हैं। जो ग्राफ पे आरेख वगैरह होते हैं उनको भी हम खींच सकते हैं बच्चों। क्लियर है? पैमाने पर स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का क्या करता है, पैमाना काम क्या करता है, पैमाना जो वास्तव में जो दूरी होती है उसको मानचित्र पर दिखाने के एक अनुपात तय करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी क्या है, 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर सिर्फ 2 सेंटीमीटर से दर्शाया गया, यानी 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर। हमने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर हो गए, 5 किलोमीटर मान लिया। तो हमने किस तरीके से उसे पैमाना ले लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अब जब हम पैमाने पर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, वास्तव में वो कितने किलोमीटर की लाइन खींच दिया हमने, 5 किलोमीटर की लाइन। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई आपकी दूरी। अब दूरी के आधार पर पैमाने को 2 प्रकार से बांटा गया है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र और बड़े पैमाने वाले मानचित्र। इसको समझ लीजिए बच्चों। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों या कागज पर दिखाना होता है, महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर मानचित्र पर हमें 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर, स्थल के लिए हमने क्या किया, 500 किलोमीटर को मानचित्र पर हमने कोई पैमाना ले लिया 5 सेंटीमीटर से, तो स्थल में वास्तव में कितना किलोमीटर की है, 500 किलोमीटर की वो दूरी है। उसे हमने मानचित्र पर उतारना है, मानचित्र पर लेना है, तो हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। ठीक है बच्चों, ऐसे मानचित्र को हम बोलेंगे छोटे पैमाने। जब कभी दूरी बड़ी हो और उसे मानचित्र पर हमें दर्शाना हो, तो हमने क्या किया, एक छोटी दूरी को स्केल के रूप में या पैमाने के रूप में ले लिया। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग में, जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना हो, तो हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं। जैसे 500 मीटर की कोई रेखा है, 500 मीटर की कोई दूरी है, हमने पैमाने पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया, एक बड़ा पैमाना, बड़े पैमाने का उपयोग किया। तो उस दौरान ऐसे मानचित्र को हम क्या बोलेंगे, बड़े पैमाने वाले मानचित्र। क्लियर है बच्चों? बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ज्यादा जानकारी देते हैं। क्यों? बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल आप समझा देता हूं बच्चों। मान लीजिए ये आपका कोई गांव है, ये क्या है, आपका कोई गांव है, और आपको इस गांव की 500 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो आपने क्या किया, एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। क्लियर है बच्चों? वहीं अगर देखो, मीटर छोटी क्वांटिटी है, वहीं अगर मुझे किलोमीटर में, मान लो मुझे कोई महाद्वीप का मैप खींचना है, महाद्वीप खींचना है, और महाद्वीप की साइड किनारा है, महाद्वीप की लंबाई 500 किलोमीटर है। कितनी है? 500 किलोमीटर। उस दौरान मैं जो स्केल लूंगा, स्केल 5 सेंटीमीटर, कितना? सेंटीमीटर। बेटा मीटर नहीं बोला मैंने, सेंटीमीटर बोला है। तो ये पैमाना मेरा क्या हो गया, छोटा पैमाना हो गया। जहां छोटी दूरी है, 500 मीटर है केवल, फिर भी हमने पैमाना सेंटीमीटर लिया, हमने मिलीमीटर में नहीं लिया। तो आप समझ रहे हो बच्चों, हम पैमाना वक्त अपनी जरूरत के हिसाब से पैमाना यूज करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, जैसे आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर एक मानचित्र बनाया गया है
एक गांव का मानचित्र है जिसमें एक साइड पर दुकान दिखाई गई, एक साइड पर सामुदायिक केंद्र है, ये सड़क दिखाई गई है आपको, ये खेल का मैदान है, यहाँ पेड़ या कोई बगीचा दिखाया गया है, यहाँ विद्यालय है, यहाँ कुआं है, और यहाँ पर कुछ घरों के बारे में, यहाँ फलोद्यान है, और पैमाना देखो बेटा, पैमाना लिया गया है, ये पैमाना लिया गया है। अब बात करते हैं हम दूसरे घटक की। दूसरा घटक होता है दिशा। क्या? दिशा। दिशा क्या होती है बच्चों? जब कभी आप कोई मानचित्र खींचे तो बच्चों साइड में आप देखना, साइड में ऊपर की साइड पर एक ब्लॉक बना होता है, कुछ इस टाइप से चिन्ह दिख रहे होंगे आपको। ये चिन्ह, ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं जिसमें एन का मतलब होता है नॉर्थ यानी उत्तरी दिशा, और साउथ का मतलब होता है बेटा दक्षिण दिशा, डब्ल्यू यानी वेस्ट, वेस्ट का मतलब हो गया पश्चिम दिशा, और ई यानी ईस्ट यानी पूरब दिशा। बच्चों इस दिशा का आधार ये होता है कि आपके मानचित्र पर आपको दर्शाया जा सके। जैसे कि जब आपको हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ाया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, उस दौरान मैंने बताया था कि ऊपरी हिस्से को दर्शाने के लिए हम जब कोई डिग्री में नंबर लिख देते हैं तो उसके आगे ऊ, और नीचे वाले हिस्से को क्या करते हैं, दा लिख देते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं इस भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है बच्चों? ये दिशा का ज्ञान करता है। जब कभी आप मार्केट निकलें और आपके मार्केट में आप कोई रोड भूल जाएं और आपसे कोई बोले कि भैया हमें मार्केट में सब्जी मंडी जाना है, तो आपसे बोला आप सीधे उत्तर की दिशा में निकल जाइए। अब आप खड़े जिस दिशा में हो आपको पता ही नहीं कि उत्तर दिशा कौन सी है या दक्षिण दिशा कौन सी है। समझ में आया बच्चों? किसी भी मानचित्र पर किसी भी जगह की स्थिति को दर्शाने के लिए हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है दिशा। अच्छा, दिशा को जानने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? कंपास का। किसका? कंपास का, जिसे हम बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। क्या? दिशा सूचक यंत्र। इस यंत्र में एक सुई लगी होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। कैसी दिशा में ठहरती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में, जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि उत्तर दिशा कौन सी है और दक्षिण दिशा कौन सी है। जब हम दो दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं तो हमें बाकी दो दिशाओं का आराम से ज्ञान हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट और ईस्ट की दिशा। आपकी मूलतः 4 दिशाएं होती हैं, पर वास्तव में बच्चों आपकी नक्शे पर 8 दिशाओं से हम काम करते हैं। बेटा अब आप ये देख रहे हो मैंने 2 लाइनें और एक्स्ट्रा खींची है, जिसमें बच्चों उत्तर और पश्चिम के बीच की रेखा को हम बोलते हैं नॉर्दर्न वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम भाग, और इस वाली दिशा को बोलेंगे उत्तर पूर्वी। यहां पर जो राज्य होंगे उनके राज्यों के नाम हम दक्षिण पूर्वी। कैसे? दक्षिण पूर्वी। दिशाओं को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यानी साउथ ईस्ट, और इसको बोलेंगे हम साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिमी। तो बच्चों टोटल आपकी 8 दिशाओं के आधार पर हम किसी भी जगह की वास्तविकता में ज्ञात कर सकते हैं। यही आपको दर्शाया गया है। आप देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। दिग्बिंदु यानी दिशा सूचक, जो दिशाओं का ज्ञान कराते हैं। अब आप देख रहे हैं प्रधान दिग्बिंदु, दिग्बंधु यानी कि जो दिशाओं का ज्ञान। इसके अलावा इनके बीच में 4 अन्य दिशाएं, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी। यहां आपको दिशा सूचक यंत्र दिखाया गया है, जिसे इंग्लिश में आप कंपास भी कहते हो। क्या कहते हो? कंपास। अब हम तीसरे घटक की बात करते हैं। तीसरा घटक होता है प्रतीक। प्रतीक क्या काम करता है? बच्चों जब कभी आपको पहाड़ वगैरह का अपने मैप पर चिन्ह दिखाना होता है तो आप कोई ना कोई चिन्ह मान लेते हो। कोई ना कोई चिन्ह मानकर आप उसको क्या करते हो? पहाड़ का चिन्ह दिखाते हो। अगर नदी बनानी हो तो नदी का चिन्ह बना देते हो। अगर कोई रेलवे ट्रैक बनाना हो तो रेलवे ट्रैक का हमें चिन्ह बना देते हो। तो इसी को हम बोलते हैं प्रतीक। क्या बोलते हैं? प्रतीक। किसी भी जगह की वास्तविक लोकेशन
हम अपने कागज पर कैसे उतारें, तो हम उसकी जगह क्या मान लेते हैं, प्रतीक मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रतीक दर्शाए गए, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, रूढ़ चिन्ह बोलते हो। ये कुछ प्रतीक आपको दर्शाए गए, कृपया इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीका से पढ़ें और इन्हें नक्शों पे आप ले सकते हैं। बच्चों, दो और पॉइंट है आपके इस चैप्टर में। अगला पॉइंट है रेखा चित्र। तो प्रतीक के बारे में समझ में आ गया बेटा। जैसे कि आपको यहाँ पर एक सुंदरपुर गांव है, उसके आसपास कैसे प्रतीक पाए जाते हैं, इसके बारे में दर्शाया गया बच्चों। अब हम बात करते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब होता है बच्चों, बिना किसी सहायता से अपनी याददाश्त के आधार पर, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के आधार पर आप किसी जगह की नक्शा या स्थिति दर्शाना। बिना किसी मैप के, बिना किसी पैमाने के, बिना किसी सहायता के आप किसी भी जगह की आप लोकेशन बनाना। जैसे कि बचपन में आप अपने दोस्त को अपने घर का नक्शा कैसे बताते थे कि तू कॉलेज से सीधा निकलना और बाएं मुड़ जाना, यहाँ एक हनुमान का मंदिर आएगा, यहाँ से लेफ्ट चला जाना, फिर तुझे एक कुआं दिखेगा, उसके बगल में मेरा घर होगा। इस तरीका से बताते थे। ऐसे चित्रों को हम बोलते हैं रेखा चित्र। क्या बोलते हैं, रेखा चित्र। क्लियर है बच्चों? या कच्चे आरेख। क्लियर है? चलिए, लास्ट आपका है खाका। खाका का मतलब होता है एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। क्या कहलाता है, खाका। क्या कहलाता है, खाका। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम कभी नहीं जानना चाहते, जैसे किसी कमरे की लंबाई जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो बेटा खाका क्लियर है? एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 4। अब आप इसको समझ चुके होंगे और एक बार आप इसे घर पर प्रैक्टिस करिए, पढ़िए और अभ्यास प्रणाली करिए। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। बाय बच्चों।